किसी भी इंसान के जीवन में बहुत से पड़ाव आते हैं और उनमें एक पड़ाव होता है विवाह का, जो जीवन का क्रम बदल देता है, जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत पवित्र रिश्ता है और इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ होती हैं, सामंजस्य की आवश्यकता होती है, सहनशीलता की आवश्यकता होती है और सबसे बड़ी बात विश्वास और प्रेम की ज़रूरत होती है। और विश्वास की डोर से बंधे पति पत्नी बरसों बरस एक दूसरे का साथ निभाते चलते हैं। एक ऐसे ही दंपति को हमने आज आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में, श्री अनिल अनवर और श्रीमती मृदुला श्रीवास्तव जी को। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। इन दोनों की तारीफ में क्या कहूँ, वाकई आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कमाल की जोड़ी है। दोनों ही बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। और आप सबसे पहले ये बताएं कि आपकी शादी को कितने बरस हो गए? शादी को पूरे करीब 23 साल हो गए हैं हम लोगों के 23 साल हो और गए। बहुत ही आराम से चल रही है। अभी तक ऐसी कोई खटपट तलाक जैसी नौबत नहीं आई। आप दोनों के चेहरों की मुस्कुराहट, खास तौर पे जैसा मजाक किया जाता है कि पति के चेहरे की मुस्कुराहट विवाह के मंडप के बाद गायब हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अनिल अनवर जी खूब अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि इनका सृजन का क्रम तो बहुत तेज़ी से चल रहा है। और हम अपनी बहनों को बताना चाहेंगे कि अनिल अनवर जी कवि हैं, शायर हैं, बल्कि साहित्य की सभी विधाओं में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं। पहले ये वायुसेना में काम किया करते थे, उसके बाद वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद लगभग पिछले कई वर्षों से इनका ये सृजन का क्रम चल रहा है और एक त्रैमासिक पत्रिका निकालते हैं मरु गुलशन के नाम से। 15.5 वर्षों से ये अनवरत प्रकाशित हो रही है। और ये तो मैंने बताया ही नहीं कि आप लोग जोधपुर के रहने वाले हैं, जी ये भी तो बताना ज़रूरी है। बिल्कुल। और मृदुला जी बिल्कुल मृदुल हैं, जैसा नाम है, मृदुभाषी हैं, प्रधानाचार्य हैं, गृह विज्ञान विषय की व्याख्याता रही हैं, संगीत में मध्यमा कर चुकी हैं। संगीत अभिरुचि है, लेकिन अभिरुचि होने से कुछ ज़्यादा बढ़ गई है मुझे लगता है, क्योंकि अब तो आपकी ऑडियो कैसेट सीडी भी लोकार्पित हो चुकी है। हाँ जी, हाँ। जी, तो ये बहुत ही एक सुंदर सी जोड़ी आज हमारे साथ है। और हम सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे, जिज्ञासा यही है, आपके नामों में जो सुनने में लगता है कि अनिल अनवर जी और मृदुला श्रीवास्तव जी, जी हाँ। तो ये इसके पीछे क्या रहस्य है, ये बताइए। इसके पीछे कोई भी रहस्य नहीं है सुमन जी। अनिल अनवर ये दोनों मेरे नाम हैं जी और ऐसा इसलिए है कि अनिल नाम तो मेरे माता पिता ने रखा था जी और मेरे पड़ोस में जो मेरे बाल सखा रहते थे जी। उनका नाम था नूर अहमद, बचपन के मित्र, लंगोटिया दोस्त। तो नूर अहमद साहब और मैं बचपन में साथ साथ खेला करते थे। कभी वो मेरे घर में सो जाते थे, कभी मैं उनके घर में सो जाता था। जी तो नूर अहमद के वालिदैन जो थे, अम्मी अब्बा, जी। वो प्यार से मुझे अनवर कहा करते थे। क्या बात है, तो क्या बात ये है, उन 4 शख्सियतों का दिया हुआ नाम है। जिसे मेरे आपने अभी जो तक हाँ, संजो के रखा है। संजो कर रखा है, क्योंकि मेरे माता पिता भी अब जीवित नहीं हैं जी और नूर भाई के वालिदैन अब गुजर चुके हैं। जी लेकिन उन चारों की स्मृतियों को संजो कर रखने के लिए मैंने सोचा कि जब मैं साहित्य में काम कर रहा हूँ और हिंदी और उर्दू दोनों में सृजन हो रहा है, तो क्यों ना उन अपने बड़ों की स्मृतियों को संजो कर रखने के लिए नाम को कितनी ऐसे रखा जाए। सुंदर बात है। और जो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी संस्कृति है और आज भी परिवारों में कितना प्यार है और धर्म कहीं भी आड़े नहीं आता, तो ये बहुत ही सुंदर बात है। तो अब आप हमें ये बताएं कि आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई? अब देखिए ये कैसे। अभी अभी सुमन जी चर्चा चल रही थी कि राइटिंग, हैंड राइटिंग अनवर साहब की बहुत अच्छी है। जी तो मैं तो मानती कि शायद इनकी जो लेखनी है उसी से हमारी शादी तय हुई। ऐसा अब आप कैसे? बताएं अनवर साहब। आप ऐसा हुआ बताएं कि मुझे। मैं बहुत ही विषम परिस्थितियों में गुजरा। एक समय ऐसा आया कि मेरे माताजी का देहांत तो बहुत बचपन में हो गया था, जब मैं 12 वर्ष का था। जी तो उसके पश्चात पिताजी चूंकि पत्नी के बिना नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने पुनः विवाह किया। जी भी माता आ गई, तो घर में तरह तरह की खटपट होती रहती है। जी एक समय ऐसा आया कि मैं जिम्मेदारियां निभाते निभाते, मेरे पिताजी को इमरजेंसी के दौरान सेवानिवृत्त कर दिया गया जबरन। जी तो उसके विरोध में वो उन्होंने मुकदमे लड़े और वो हारते चले गए। जी अंत में उनको पक्षाघात हो गया जी और सारा घर का जो खर्च था वो मेरी जिम्मेदारी हो गई। तो मेरी 3 बहनों का मुझे विवाह करना था
जी। भाइयों को पढ़ाना लिखाना था, तो मैं स्वयं अपने विवाह के बारे में सोच नहीं सका, और ऐसे करते करते कब उम्र निकलते चले गए कुछ पता नहीं चला। अच्छा। तो 35 वर्ष की जब मेरी अवस्था थी, उस समय मेरे पिताजी भी जा चुके थे, माताजी भी विमाता थीं, और उनसे मतभेद इतने बढ़ गए कि मुझे घर भी छोड़ना पड़ा। जी। तो 35 वर्ष की अवस्था में मेरे पास कोई भी अपना कहने को नहीं था। बहुत ही दुखद परिस्थितियों में मैं जी रहा था। एक सर्विस थी ओहो। एयरफोर्स में, जिसको कि मैं छोड़ना चाहता था, जी। और इन्हीं परिस्थितियों के दौरान मैं ये कुछ नहीं करता था, दिन भर ड्यूटी करता था, रात भर भजन करता था। मुझे मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक स्वामी संपूर्णानंद जी मिले गुजरात में। जी। मैं कच्छ भुज में पोस्टेड था उस समय। तो मेरी इच्छा यही थी कि मैं विवाह ना करूं और ईश्वर भजन करते हुए उम्र निकाल दूं। जी। लेकिन मेरे गुरुजी ने शायद मन में देखा होगा कि इसकी जो भक्ति है इसमें कुछ खोट है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो वैराग्य है ये सच्चा वैराग्य नहीं है, ये दुख जनित वैराग्य है। जी। दुख पड़ा और आपको वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर अच्छे लगे और वैराग्य हो जाए तब हम सच्चा वैराग्य मानते हैं। जी। तो आप तो गृहस्थ में जाइए। तो मैंने अपने गुरु महाराज से कहा कि अब मुझे लड़की कौन देगा, जी। मेरी इतनी उम्र हो गई, ना मेरे माँ बाप हैं, ना मेरा घर द्वार है, ना मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद है, ना पैसा रुपया है, ना बैंक बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे कौन अपनी लड़की का हाथ देगा। उन्होंने कहा ये चिंता आप छोड़िए, आप तो राम राम करते रहिए। क्या नहीं है क्या नहीं है आप सोचते हो, कोई देने वाला कोई और है, देने वाला तो परम सत्ता ऊपर बैठी हुई है, बिल्कुल। परमेश्वर देता है, तो आप तो सिर्फ उसका नाम लेते रहिए। तो मैं उसका नाम लेता रहा, धीरे धीरे मृदुला जी आ गई, और इसके बाद मुझे सब कुछ आ गया जो मैंने कहा नहीं है, कोई अभाव ही नहीं रहा जीवन में। कितनी सुंदर बात है और कितना सुंदर भाव तो है। बस फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे संभव होगा कि कोई अपनी लड़की दे दे। जी। तो मुझे लगा कि आजकल जो मैट्रिमोनियल्स निकलते हैं तो इसमें विज्ञापन आते हैं, तो क्यों ना पत्र व्यवहार के जरिए मैं भी अपने लिए जीवन संगिनी की तलाश करूं। जी। तो संयोगवश मैं रेल में सफ़र कर रहा था और सरिता पत्रिका का एक अंक मेरे हाथ में लगा, उसको पढ़ रहा था, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत ही रुचि रखता हूँ, बचपन से मैं बहुत अच्छा साहित्य का पाठक रहा हूँ। तो पढ़ते पढ़ते उसमें एक विज्ञापन ने मुझे आकर्षित किया और मैंने वहाँ पत्र लिखा, और वो पत्र पहुँचा मृदुला जी के पत्र पिताजी जब के हमारे यहाँ पास। पहुंचा तो वो जैसा एक लिफाफे में बहुत सारे पत्र आते हैं, जी। तो उसमें एक बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग का पत्र था। तो मैंने सारी लज्जा तोड़ के अपने पिताजी से कहा कि पिताजी इस पत्र का जवाब आप जरूर दीजिएगा। और ईश्वर संयोग ये था कि हम लोग विवाह बंधन में बंधे। तो वो जो हैंडराइटिंग थी आपकी, वो शायद मुझे आकर्षित कर रही थी, इसलिए वो एक माध्यम बनी कि हम जीवन बंधन में जुड़ पाए। अब हमारे श्रोताओं को एक सीख और मिली कि हैंडराइटिंग अच्छी होने का फायदा फायदा होता है। तो हमारी शायद जो मेरे जीवन में तो यही हुआ। बिल्कुल, और हमारी बहनें ये प्रयास करें कि उनके बच्चों का हस्तलेख अच्छा हो। नहीं, बात केवल हस्तलेख की नहीं है, जी। उसमें बात यह है कि पहली ही बार में, पहले ही पत्र में जी हाँ, मैंने अपनी जितनी भी स्थिति थी वो पूरी तरह से स्पष्ट करके कोई लिख भी दी। मतलब बात कोई छुपाई बात नहीं छुपाई गई। नहीं। जैसे विवाह जब संबंध होते हैं तो दोनों पक्ष में कुछ कमियां होती हैं, ये सभी में होता है, कोई भी परिवार पूर्ण नहीं होता। जी। तो वो जो कमियां होती हैं उसे छुपा जाते हैं, बिल्कुल। और वही चीजें जो हैं बाद में जो है विवाह संबंध खराब होने के कारण बन जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। हमारे यहाँ ये हुआ कि इन्होंने जो भी अपने परिवार की जो विसंगतियां थी, स्टेप मदर थी, विमाता थी, या परिवार के बारे में जो भी बातें थी, पहले ही प्रथम पत्र में, और बहुत लंबा फुल इसके 5-6 पेज का प्रश्न, हम लोग हंसे भी थे कि भाई इतना लंबा पत्र आया है, और इसमें सारे मतलब ब्लड ग्रुप से लेके और अपना वेतन वगैरह जितनी भी मतलब जो भी इनसे संबंधित बातें हो सकती थी, पहली बार में उन्होंने पत्र में लिख दी। यानी कोई भी बात छुपाई नहीं गई थी। जी। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर हम विवाह संबंध करने जा रहे हैं, जिस परिवार से जुड़ने जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ अगर हम छुपाते हैं तो वो बाद में हमें दुख देख सकती है। बिल्कुल दे सकती है। और जैसा आपने स्वयं कहा, जी हाँ। हम देख रहे हैं कि समाज में इस तरह के संबंध जुड़ तो जाते हैं, हाँ, लेकिन बाद फिर में टूट वो- भी जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बाद में कोई मतभेद ना हुए हों, ऐसा होता ही है सब। जब हम रहते हैं तो बहुत सारी बात, लेकिन उसको फिर हम ओवरलुक कर भी जाते हैं, क्योंकि हमने एक मन से जुड़े हैं जिस व्यक्ति से, तो उसके साथ बात स्वीकार है। जी। शुरुआत में एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। जैसे मैं चाय पीती हूँ और आप चाय कभी पीते नहीं, जी। तो नया नया भी शादी हुई, तो मैंने इनसे कहा आप कहें तो मैं चाय छोड़ दूँ, तो इनके एक ही वाक्य था कि भाई जो जैसा है उसे हम वैसा ही स्वीकार कर लें। कितनी सुंदर। तो अभी इस समय बाद 22-23 वर्ष के बाद अभी हम मजाक में कहते भी हैं जब ये कि तुम तो चाय पीती हो, तो मैं कहती उस समय छुड़वा देते तो शायद छूट जाती, या आप शुरू कर देते। तो अब हम उस बात को एंजॉय करते हैं।
लेकिन देखिए लेकिन आपकी इतनी हमने बहुत अभी बहुत कम देर बात की है, जी लेकिन हाँ, जी कितनी हाँ। सुंदर बातें निकल के आ रही हैं कि जी। पहली बात कि कोई भेद नहीं रखना चाहिए, और दूसरी बात मुझे लगता है अगर ये सब लोग सीख लें जी तो हाँ, किसी के भी गृहस्थ जीवन में समस्या नहीं आएगी कि नहीं दूसरा आएगी। व्यक्ति जैसा है उसे उसे वैसा स्वीकार ही कर लें। स्वीकार करना है, समस्या बिल्कुल। वही आती है जब जब हम हम उसे अपनी अपनी तरीकों तरफ से हाँ बदलने की बदलने कोशिश करते हैं। ये बदलना तो संभव नहीं हो सकता। एक एज बिल्कुल के बाद हर व्यक्ति के कुछ नॉर्म्स बन जाते हैं, वो अपने हिसाब से रहना चाहता है। बिल्कुल तो ज़रूर है कि आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट दोनों तरफ से करना पड़ता है। एक ही व्यक्ति करे ये संभव नहीं होता है। जी। तो कुछ ऐसा ही ईश्वर का कृपा रही हमारे साथ, तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है। तो आप ये बताएं मृदुला जी जी, कि जब अनवर साहब ने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया जी उस वक्त हाँ। आपको कैसा लगा? क्योंकि एक स्थायित्व होता है नौकरी में, स्थिरता होती है, एक सिक्योरिटी जी की हाँ, जी भावना हाँ। होती है, जी सुरक्षित महसूस होता है कि हाँ हाँ, नौकरी है, नौकरी है। महीने दर महीने जी, तनख्वाह घर में आएगी। और नौकरी छोड़ के ये चल पड़े साहित्य के मार्ग पे। जी हाँ। तो जिस समय मैं आपसे विवाह संबंध से जुड़ी, तो मेरी बैकग्राउंड जो थी बिल्कुल सैनिक परिवार से नहीं थी। हम लोग नहीं जानते थे किसी को भी, या कोई सैनिक हमारे घर में नहीं था। लेकिन जब मैं एयरफोर्स के माहौल में आई तो मैंने ये देखा कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा ये टेन्योर पूरा हो जाए और उसके बाद मैं वीआरएस ले लूँ, जी और सिविल में ऐसा कभी नहीं होता। तो मेरे मन में ये बात तो मैं स्वीकार कर चुकी थी कि सर्विस छोड़नी ही है। जी जैसा कि आप शुरुआत में ही चाहते थे कि इतनी लंबी 21 वर्ष 15 साल की नौकरी इन्होंने कर ली थी। तो गुजारे की समस्या इसलिए नहीं थी कि दोनों में से एक अगर सर्विस में गवर्नमेंट जॉब में हो तो दूसरा कुछ ना कुछ तो करेगा ही। जी फिर जब इनसे संबंध जुड़ा तो मुझे ऐसा लगा, जब हमारे रिश्तेदारों से जब हम बात करते थे, परिचितों से बात करते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने अपना जो स्वयं का जीवन ना जी के अपने परिवार, अपने पिता के परिवार के लिए जिया। तो मुझे लगा कि अगर किसी व्यक्ति को अपने लिए जीवन जीने का थोड़ा सा भी अवसर मिले तो उसे मिलना चाहिए, ये उसका हक बनता है। बहुत सुंदर। तो जब आपने साहित्य में आने की बात की तो मैंने फिर उसको स्वीकार करना ही था, एक भारतीय नारी की तरह। और एक बात और बता दूं, जब मरुगुलशन पत्रिका इन्होंने निकालना शुरू की तो स्वयं के खर्चे पर ही निकालना शुरू किया। तो लोगों ने मुझे मिसगाइड भी करने की कोशिश की कि देखिए घर फूंक डालेंगे। पत्रिकाओं में भी उसकी जो विवेचना आती थी वो इसी संबंध में आती थी कि खुद भी बिक जाएंगे, घर भी बिक जाएगा। जी और मुझे बहुत लोग डिस्करेज करते थे कि आप कैसे इनको अलाउ करती हैं, और देखिए ये ऐसा और काम ऐसे में कर रहे आपके हैं। मन में डर पैदा नहीं हुआ? डर तो लगता था, लेकिन मैं उनको सिर्फ यही कहती थी कि देखिए हमारे समाज में भारतीय स्त्री अपने पति को सपोर्ट करती है और उसे करना भी चाहिए। अगर ऐसी भी स्त्रियां मिलेंगी जिनके पति में ऐब होता है, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन्हें भी वो पत्नी सहर्ष स्वीकार करती है और उसे सपोर्ट करती है। मेरे पति ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है। और वो अगर उनके लिखने से अगर एक शब्द भी किसी के मन में कोई अच्छी भाव आता है या व्यक्ति के जीवन में कुछ सुधार होता है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ उस समय अगर मैं इनका विरोध करती और ये उससे विमुख हो जाते या हमारे बीच में बहुत समस्याएं हो जाती हैं, उससे तो मैं सोचती आज मेरा वो निर्णय, आज मैं उस पर निर्णय पे अडिग रही तो आज मैं अपने आप को खुशी महसूस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ आई ये भी शायद उसी की देन है कि आपसे मुलाकात हुई है। बिल्कुल देखिए, नहीं और तो इतनी सुंदर पत्रिका जी हाँ, अनिल अनवर जी निकाल रहे हैं और लगातार साहित्य की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात जो हमें बातचीत में पता चली, अनिल अनवर जी के बारे में कुछ और लोगों ने भी हमें बताया जी कि हाँ। वो न केवल खुद लिखते हैं बल्कि दूसरे लोगों को इनका प्रेरित करते हैं एक लिखने के लिए। एक मंच इस पत्रिका के माध्यम से नए कवियों को आप प्रदान करते हैं जो जी इसमें आते हैं और लोग उनको स्वीकार करते हैं। ये तो बहुत पूरे सुंदर बात हिंदुस्तान है। भर में ये पत्रिका जा रही है। जी और तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, हमारी बातचीत ऐसे मोड़ पे जी पहुंची हाँ, है कि हम बिल्कुल इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे। और अनिल अनवर साहब, आप तो इतनी अच्छी गज़लें, नज़में, गीत लिखते हैं, तो कुछ तो आपसे ज़रूर सुनेंगे हम। जैसी आपकी इच्छा, एक छोटी सी नज़्म मुख्तसर सी सुना देता हूँ। जी जिंदगी एक नज़्म है, वाह। नज़्म रवां, वक्त पैदाइश से वक्त मर्ग तक चलता ही रहता है हरदम जिंदगी का सिलसिला। जिंदगी एक नज़्म है, नज़्म रवां, बढ़ता ही रहता है नाहमवार से रास्तों पर जिंदगी का काफिला। जिंदगी एक नज़्म है, नज़्म रवां, जिंदगी के रास्ते तयशुदा होते नहीं। जिंदगी में आते हैं जो भी मुकाम हमको पहले से पता होते नहीं। बिल्कुल जिंदगी में लय तो है शायरी ही की तरह, जिंदगी में लय तो है शायरी ही की तरह, पर ये मानिंदे गज़ल
कायदों में बंध के रह सकती नहीं। क्या बात है। है नहीं इसमें रदीफ़ो काफिया, है नहीं पाबंद बहरो रुक्न की, ये तो है अल्लाह नदी, ये तो है अल्लाह नदी, ढूंढ लेती है खुद अपना रास्ता, जिंदगी एक नज्म है नज्म रवां। क्या और अर्ज है कि जो कभी भी दफ़अतन पेश आता है हमारी ज़िंदगी के दौर में, जो कभी भी दफ़अतन पेश आता है हमारी ज़िंदगी के दौर में, हम उसे कर लें कबूल बाखुशी, है यही जीने की पहचानी अदा, ज़िंदगी एक नज़्म है नज़्म रवां। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ज़िंदगी के पेचो खम ज़िंदगी के हुस्न है, ज़िंदगी के पेचो कम ज़िंदगी का हुस्न है, और इसकी ये जद्दोजहद आदमी की आदमियत के लिए है इम्तिहान, ज़िंदगी एक नज़्म है नज़्म रवां। और इस नज़्म का आखिरी बंद देखें जी कि ज़िंदगी में आजकल कामयाबी के लिए तेज़ रो एक दौड़ है, और जो इस दौड़ में रहते हुए कामयाब इंसान बने, साथ लेकिन रख सके अपना वो ज़हनी तवज़ुन भी दुरुस्त, हो नहीं मगरूर और काम आए दूसरों के भी यहाँ, है वही मेरी नज़र में देवता, ज़िंदगी औरों की भी पाती उसकी ज़िंदगी से हौसला, ज़िंदगी एक नज़्म है नज़्म नज़्म रवां। क्या बात है। और इतनी खूबसूरती से आपने इस सच्चाई को बयां किया है कि ज़िंदगी एक नज़्म है नज़्म रवां। और मृदुला जी, अभी तो इनकी नज़्म हमने सुनी, और आप भी तैयार रहिएगा, हम आपको बिना गीत सुनाए तो जाने नहीं देंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आप गृह विज्ञान की व्याख्याता रही हैं जी। और आप प्रधानाचार्य हैं एक स्कूल में। तो ये संगीत का शौक़ आपको कब और कैसे हुआ, और कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा? मेरी मदर गाया करती थी, मेरे ननिहाल मेरे मामा वगैरह गाया करते थे, तो ये मुझे अपने ननिहाल से ये शौक़ मिला। जी। और घर में माँ भजन वगैरह गाया करती थी, तो मैं भी भजन उनके साथ में गुनगुनाया करती थी। बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो मेरी मदर ने कहा तुम गाती हो तो तुमको थोड़ी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी मिल जाए तो तुम्हारी और अच्छा इसमें निखार आ जाएगा। जी। तो मैंने मध्यमा ग्वालियर से किया। उसके बाद कुछ इत्तेफाक रहा कि मैं राजस्थान में नौकरी करने चली गई। वहाँ स्कूल के माध्यम से मुझे फिर अपने कला को बच्चों के माध्यम से और आगे बढ़ाने का अवसर मिला। अच्छा। जी, बच्चों को सिखाती रही। हालांकि मैं विषय मेरा कुछ और था, लेकिन मेरा शौक़ होने के कारण मैं संगीत की व्याख्याता के साथ साथ उनके साथ प्रोग्राम्स वगैरह कराने लगी, बच्चों को ले जाने लगी। बहुत खूब। और थोड़ा और जब आगे बढ़े तो फिर हम अपने स्वयं के प्रोग्राम्स भी देने लगे, और इस जी। तरह अपना शौक़ मेरा। और जब अनवर साहब से मिली तो पहले तो ये डर था कि भाई कुंवारे हैं, अकेले हैं, कहाँ जाएं। जी। अनवर साहब का जब साथ मिला तो इन्होंने मुझे और आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया, तो मैं आगे और प्रोग्राम्स वगैरह देने लगी। तो ये देखिए, एक जी हाँ। दूसरे का सहारा बन के बिल्कुल, ये मैं आप ज़रूर दोनों को कहूँगी सहारा कि मिल गया। और अधिकतर क्या होता है कि महिलाओं की जो शौक़ होते हैं वो ससुराल में विवाह के बाद बंद हो जाते हैं, या उन्हें बंद करने पड़ते हैं क्योंकि ससुराल में माहौल नहीं मिलता, बिल्कुल। या उनके पति को पसंद नहीं होता है। तो नहीं, मुझे मगर इसका उल्टा भी होता है। साहित्य और संगीत तो मणि और कंचन का संयोग है। बिल्कुल। अंगूठी में अगर नगीना जड़े तो और खूबसूरत हो जाती है। तो बिल्कुल। इस प्रकार से जब मैं साहित्य में मेरी अभिरुचि है और मैं अपनी अभिरुचि को बढ़ावा देना चाहता हूँ, तो मेरी पत्नी के संगीत की अभिरुचि को मैं दबा कर रखूँ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी ना। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ये सौभाग्य मिला मैं तो कि बल्कि इन्होंने मुझे बराबर इनको सपोर्ट किया। प्रेरित करता हूँ कि आप नियमित रियाज करती रहें और बराबर नई से नई Composition ये गज़लें और करते यही तो कंपोजिशंस देखिए, करती रहें। इस रिश्ते की यही तो खूबसूरती है। जी हाँ, और ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर किसी में दूसरे में गुण है उसको भी तो आगे उसको बढ़ाना। आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि स्वयं अपने विकास में लगे रहें, जी हाँ, लेकिन अपने साथी के विकास की तरफ भी ध्यान ध्यान देना दिया चाहिए। जाना तो चाहिए। आपसे बातचीत में तो हम बहुत कुछ सीखते चल रहे हैं। जी और जी। अब तो मृदुला जी, मैं ज़रूर आपसे फरमाइश करूँगी कि कुछ अच्छा सा कोई गीत या गज़ल मैं सुना दें। आपको एक गज़ल सुनाना चाहूँगी। स्वागत डॉक्टर है। दरख्शान अंद्राबी की गज़ल है ये। जी। आ, 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 रह के भी सबके सामने, रह के भी सबके सामने हाजिर नहीं हूँ मैं, रह के भी सबके सामने हाजिर
नहीं हूँ मैं, दरअसल मैं वो हूँ जो, दरअसल मैं वो हूँ जो बज़ाहिर नहीं हूँ मैं। क्या मुझसे ये कह चुकी है कई बार जिंदगी, मुझसे ये कह चुकी है कई बार जिंदगी, मेरे लिए है तू तेरी खातिर नहीं हूँ वाह, मैं, बहुत मेरे लिए है तू तेरी खातिर नहीं हूँ मैं। ये और बात है कि जुदा है मेरी नमाज़ी, और ये और बात है कि जुदा है मेरी नमाज, अल्लाह जानता है कि काफिर नहीं हूँ मैं, क्या अल्लाह जानता है कि काफिर नहीं हूँ मैं। होठों पे आ ही जाती है हर बार क्या करूँ, होठों पे आ ही जाती है हर बार क्या करूँ, सच्चाई को छुपाने में माहिर नहीं हूँ क्या बात, मैं, बहुत हो सच्चाई को छुपाने में माहिर नहीं हूँ मैं। और अंतिम मत इसका है, सॉरी मंजिल मेरी अलग है मेरा रास्ता अलग, मंजिल मेरी अलग है मेरा रास्ता अलग, इस आम से सफर की मुसाफिर नहीं हूँ मैं, बहुत इस आम से सफर की मुसाफिर नहीं हूँ मैं, दरअसल मैं वो हूँ जो बज़ाहिर नहीं हूँ मैं, रह के भी सबके सामने हाजिर नहीं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। एक तो ये कलाम इतना खूबसूरत, और आपने आपकी आवाज़ में जो मिठास है जी, और जो जैसे ये रवानगी मेरी है। हैंडराइटिंग पर इन्होंने मुझे पसंद किया, जी तो मुझे लगता है कि मुझे कहना पड़ेगा कि इनकी आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ खींचा। क्या बात शुरू शुरू में वो पहली मुलाकात की आपने बात की थी, जी तो पहली मुलाकात यूँ हुई कि इनके पिताजी से मेरी ख़त किताबत हुई, जी और ये जैसा कि उन्होंने बताया है कि इन्होंने सिफारिश की कि इस ख़त का जवाब दिया जाए। जी तो पिताजी ने कहा कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, और ऐसा करिए कि अगर आप आ सकते हैं तो आप आ जाइए। जी तो मैं इनको देखने के लिए पहली बार चल करके, जी ये चित्तौड़गढ़ में, ज़िला चित्तौड़गढ़ में उस वक्त कार्यरत थी, जी और मैं भुज में था, कच्छ अच्छा भुज में। अच्छा वहाँ से मैं गया, और वहाँ जा कर के जब मैंने घर में प्रवेश किया तो एक कैसेट चल रहा था। अच्छा उस कैसेट को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इतनी मधुर आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, किसका कैसेट है? तो इन्होंने प्रतिक्रिया में उस कैसेट को बंद कर दिया और मुस्कुराने लगी। मुस्कुराने लगी। जी तो ये तो चली गई, थोड़ा आगे बाहर निकल गई कमरे से। जी उसके बाद इनके पिताजी आए, तो मैंने कहा ये कैसेट मैं चला सकता हूँ? जी हाँ चलाइए। तो मैंने चला दिया और मैं सुनता रहा, जी और जब तक मैं वहाँ रहा मैं वो कैसेट बराबर सुनता रहा। चलते समय मैंने इनके पिताजी से कहा क्या इस कैसेट की कॉपी मुझे मिल सकती है, किसका है? जी तो वो हंसने लगे, कहने लगे हाँ इसकी कॉपी भी मिल जाएगी आपको। जी तो वो कैसेट ही आ गया मेरे पास, कॉपी की जरूरत नहीं पड़ी। और जी में हंस रहे होंगे कि कैसेट क्या, हम तो कैसेट वाले आपको सौंप देंगे। तो आपको वहां से निकलते हुए फिर
पता चला कि नहीं चला कि नहीं कौन नहीं, गा बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल तब पता चला, बताया अच्छी गया तरह से आपको? पता चला, और मैंने अपनी किस्मत को मतलब सराहा कि देखिए क्या भाग्य है मेरे। मैं तो अपने गुरुजी से कह रहा था कि मुझे कौन लड़की देगा, जी। और ईश्वर ने तो ऐसी कृपा की कि गुणवंती। गुणवंती, हर सर्वगुण संपन्न लड़की जो है मुझे मिली। जी। समस्या सिर्फ एक ये थी जी। कि मैं शादी की मेरी एक शर्त थी, जी। मैं भारतीय संविधान ये के भी बहुत अनुसार जरूरी सिंपल है कोर्ट बात, मैरिज में कोर्ट करना करना चाहता बहुत था, जरूरी बात क्योंकि है। मेरा घर परिवार नहीं था, जी। मेरी विमाता थी और मैं घर छोड़ चुका था। जी। तो मेरी एक ही शर्त थी कि शादी जो है वो सिंपली कोर्ट में होगी, जी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जी। बस ये शर्त कोई मान जाए। जी। तो इनके पिताजी उस वक्त 75 वर्ष की अवस्था के थे, उनको ये कन्विंस करने में मुझे बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप सिंपल मैरिज करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप आर्य समाज रीति से कर लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आर्य समाज रीति से इसलिए नहीं कर लेता हूँ कि मैं मंदिर में जाता हूँ, मूर्ति पूजा करता हूँ, सनातन धर्मी हूँ, केवल शादी के लिए मुझे धर्म परिवर्तन या मतलब मत परिवर्तन करना अच्छा नहीं लगेगा, जी। और आप भी वैसा ही करते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो है। कहा फिर आप इस प्रकार शादी करेंगे कोर्ट में तो इसको कौन स्वीकार करेगा, समाज कैसे स्वीकार करेगा। मैंने कहा जिस समाज में मैं रहता हूँ हमारी सेना में कोई ये नहीं पूछता कि आपने शादी किस पद्धति से की, जी। पत्नी को लेकर आते हैं, सब स्वागत करते हैं। तो मैं तो सिंपल कोर्ट मैरिज ही करना चाहूँगा। तो मैं बताऊँ सुमन जी कि हमारी शादी चित्तौड़गढ़ के जी। जो कलेक्टर साहब थे धर्म सिंह जी सागर, उनके न्यायालय में हुई, अच्छा। और वो रजिस्ट्रेशन हुआ 17 तो दिसंबर मैं रेयर तारीख हुआ को। करता था कोर्ट उस मैरिज, वो भी मतलब एक सबकी माता सहमति सहमति से। से हो। लड़के लड़कियां भाग ये करके बहुत तो जरूरी शादी होता है, करते भाग थे, के करते लेकिन थे, लेकिन मतलब उनकी रजामंदी से कोर्ट आपने ये बात याद दिला दी इतने सालों बाद, लेकिन इस मौके पर हम भूल चुके बाद हैं। में धर्म सिंह सागर जी जो है हमारे जोधपुर के डिविजनल कमिश्नर बहुत बन अच्छी करके भी आए, जी। और उस शादी के बाद में उन्होंने वहाँ पत्रकारों को बुला लिया, अच्छा। और पत्रकारों को बुला लिया, और हमारी शादी का जो समाचार प्रसारित हुआ। और उसका कारण ये था कि शादी में मैं बहुत ज़्यादा पैसे मेरे पास खर्च करने को थे भी नहीं, जी। और अकाल पड़ा हुआ था, ये सन 87 की बात है। जी। तो बाड़मेर, जैसलमेर, कच्छ, ये 3-4 जो ज़िले हैं इनमें भारत के समझ लीजिए आधा पशुधन इन्हीं ज़िलों में है। जी। और उस समय अकाल के कारण बाकी तो प्राणियों को तो पानी फिर भी मिल जाता था, लोगों को उनके लिए व्यवस्था हो जाती थी, पर पशु कहाँ जाते बेचारे। पशुओं को लिए बड़ी दिक्कतें हो रही थी, जल नहीं था, चारा नहीं था। तो मैं अपने गुरु महाराज की प्रेरणा से बहुत सारा चंदा करके लाता था। हम लोग मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से ट्रक भर के चारा लाते थे और भर भर के उनको गाँवों में वितरित किया करते थे। जी। लेकिन मुझे एक अफसोस था कि मैं अपनी जेब से कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। तो हमने शादी से जो कुछ भी पैसे बचाए, मेरे पास उस समय जो कुछ भी था सर्वस्व मैंने पशुओं के चारे के लिए अपने गुरु महाराज के मार्फत दान कर दिया। और मृदुला जी से कहा कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है और मुझे 2 महीने तक मैं छुट्टी पर हूँ, मुझे आप रोटी खिलाना, इसके बाद जो कमाऊंगा सब आपका है। ये सब मैंने अपनी शादी की मेरी दावत आंखों किसी में आदमी को आंसू नहीं भी आ दी। गए। मैंने कहा देखो कितनी मतलब मन की बात जो है निकाल बस के कह वो दी गाय के उन्होंने। चारे के लिए मैंने सारे पैसे दे दिए। और इस प्रकार से हमने फिर हम अपनी लोगों ने अपने गृहस्थी शून्य से शुरू की। दाम्पत्य जीवन जब हमने शुरू किया तो हमारे पास एक लोटा, थाली, चिमटा, कुछ भी नहीं कढ़ाई था। कुछ भी नहीं लेकिन था। अगर से शुरू अगर किया। भौतिक कुछ नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि बस कितनी बड़ी 24 है। घंटे व्रत रख करके हम लोगों ने गुरु महाराज के आश्रम में, और वहाँ ऐसे- पर रामधुन की दोनों पति पत्नी ने, और 24 घंटे रामधुन लेकर के करने के बाद में और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर अपना जीवन आरंभ किया था। और ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा अभी तक बरस रही है। तो आप जैसे कितनी अच्छे लोगों से भी सुंदर मिलना जुलना बात हो है। जाता है। और इतने सद्भाव से आपने अपनी गृहस्थी शुरू की, इसीलिए देखिए अभी भी इतने प्रेम से, दोनों के इतने- चेहरे पे चमक दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात सुन के तो मैं वाकई मेरा मन भर आया एकदम कि नहीं, वो आपने पहले कहा था ना बहुत मंडप सुंदर वाली बात, बात तो है। मुझे मंडप में बैठने का सौभाग्य तो नहीं मिला किंतु हाँ, अब मेरे बच्चे चाहती हैं, बेटी है हमारी एक, जी। वो चाहती है कि नहीं, आप जब आपकी 25 वर्ष शादी के पूरे होंगे तो हम आपको मंडप में भी बिठाएंगे। हम लोग हंसते हैं उसकी बाल सुलभ बातों पर। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आजकल तो फिर भी लोग कोर्ट मैरिज करने लगे हैं, कुछ इसलिए भी कि जमाने में पासपोर्ट के बहुत लिए मुश्किल ज़रूरी हुआ होता है। था। लेकिन हम बात कर रहे हैं 22-23 वर्ष पहले की। 23 उस समय तो बहुत मतलब सिर्फ वही लोग जिनके माता पिता सहमत नहीं है वही लोग कोर्ट वही में लोग जाया कोर्ट में करते जाया थे। करते थे। तो सहमति ऐसे से में जाना बहुत मुश्किल है। और मृदुला जी के पिताजी के जो असमंजस था वो भी समझ में आता है, स्वाभाविक क्योंकि था, उनके जो डर समाज स्वाभाविक में था। बिल्कुल समाज में जो व्यक्ति रह रहा है उसे लगता है कि पूरे रीति रिवाज के साथ पूरी जात बिरादरी रिश्तेदारों के सामने लेकिन ये इन्होंने कन्विंस किया मेरे पिताजी को, उन्होंने स्वीकार किया। और मैं कहती हूँ अच्छा ही हुआ उस समय जो निर्णय ले लिया गया।
तो बहुत सुंदर। अब अनिल अनवर जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आपने वायुसेना से सेवानिवृत्त आप हुए, जी। तो ये साहित्य के मार्ग पे कदम आगे कैसे बढ़े आपके? हाँ, बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं आप प्रश्न ना भी करती तो मुझे इसका ज़िक्र करना मेरा धर्म बनता था। जी। ये बात है सन 93 की कि मैंने वायुसेना छोड़ी। जी। उससे 2-1 साल पहले जोधपुर शहर में ही इत्तेफ़ाकन एक बुज़ुर्ग शायर प्रोफ़ेसर प्रेम शंकर श्रीवास्तव शंकर, जी। उनको मुझे सुनने का मौका मिला। जी। वो कोई नज़्म पढ़ रहे थे और उस महफ़िल में मैं भी था और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि सर, मैं बहुत आपसे प्रभावित हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलूँ। कुछ टूटी-फूटी साहित्य रचना मैंने भी की है, कुछ कविताएँ लिखी हैं, जी। मैं दिखाना चाहता हूँ। तो वो बहुत ही प्रेम से, बड़े ख़ुलूस से मिले कि बेटा आइए ना, घर आइए आप। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, आप तो बहुत खुशी से आइए और बड़ा अच्छा लगता है कि जब नौजवान लोग कविता की तरफ आते हैं। जी। तो लेकिन मैं एयरफोर्स में था, जी। उनसे उस समय नहीं जा सका क्योंकि सैनिकों के सभी अभिव्यक्ति पे प्रतिबंध होता है, वो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। जी। तो उसी समय मैं सेना छोड़ने वाला था, करीब साल भर बाद मैंने सर्विस छोड़ दी और फिर मैंने प्रेम शंकर जी को तलाश करके उनके घर पहुंचा और उनके पास जाने लगा। उन्होंने मुझे अपनी एक संस्था का मेंबर बनाया, खुश दिलाने जोधपुर, जी। और उसकी नियमित मासिक गोष्ठियाँ हुआ करती थी, कवि गोष्ठियाँ, उसमें मैं जाने लगा और इस तरह से मेरा लेखन सृजन शुरू हो गया। जी। और प्रेम शंकर जी की कृपा से फिर मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं एक पत्रिका निकालना चाहता हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी अभिलाषा है। उन्होंने कहा बेटा पत्रिका निकालोगे तो ठीक है, लेकिन उसको कैसे खर्चा चलेगा, आजकल लोग खरीदते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने कहा कोई खरीदेगा नहीं तो मैं बेचूंगा ही नहीं। वो कहने लगे ये बेचोगे नहीं तो तुम्हारी पत्रिका का खर्चा कैसे चलेगा। जी। मैंने कहा आप आशीर्वाद दीजिए, जो पढ़ना चाहेगा मैं उसको भेंट करूँगा। जी। तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और मैंने उस पत्रिका को निकालना शुरू किया और निकाल करके जो पढ़ना चाहता मैं उसको भेंट करता था। जी। और उस समय मेरा ना तो किसी साहित्यकार से परिचय था और ना मैं स्वयं साहित्यकारों की श्रेणी में था कहीं। लेकिन धीरे धीरे प्रेम शंकर जी का आशीर्वाद और मृदुला जी का सहयोग जी। कि वो पत्रिका आज देश भर में हज़ारों पाठकों के बीच में जाती है अच्छा। और उसमें हज़ारों लेखक हर अंक में आपको मिलेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। कोई बड़ी उपलब्धि के पीछे कैसे प्रयास होते हैं और कितने त्याग होते हैं, ये हम अपने सामने देख रहे हैं, आप दोनों को देख रहे हैं। एक पंक्ति है जी। शायद रमानाथ अवस्थी जी की है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। क्या तो मैंने उस पर गिरह लगाई थी कि साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल। और वो संकल्प का धन आपके पास भरपूर था, इसीलिए आप इस प्रयास में सफल हुए। और मेरा विश्वास है कि आपकी बिटिया को भी बहुत गर्व होगा आप दोनों पर ही। और आप दोनों से मिलके बहुत ही खुशी हुई और हमारी बहनों को भी आज आपकी बातचीत सुनकर बहुत कुछ मिला होगा। जैसे मैंने बहुत कुछ पाया, वैसे उन्होंने भी बहुत कुछ पाया होगा। और जो युवा दंपतियां हैं वो सुनेंगे तो ज़रूर उनको सीख मिलेगी। और हम यही शुभेच्छा करते हैं कि सभी का दाम्पत्य जीवन इसी प्रकार सुखमय रहे। आप दोनों के लिए भी हमारी शुभकामनाएं। हमारी शुभकामनाएं हमारी सभी भी बहनों को। धन्यवाद।